स्टूडेंट, ठीक है, अब इस 11th क्लास के इस चैप्टर को हम अच्छे से पढ़ेंगे। ये लास्ट चैप्टर है, इसके बाद हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने मेरी वीडियोस नहीं देखी है तो आप पीछे जाकर आराम से देख सकते हो, आपको सारे चैप्टर समझ आ जाएंगे। ये जो चैप्टर है ये हमारा एक अलग थीम पर बेस्ड है, जो है आधुनिकीकरण के रास्ते। मतलब कि जो भी देश मॉडर्न होना चाहता है, आधुनिक होना चाहता है, तो उसे दो रास्ते अपनाने पड़ते हैं। तो ऐसे कौन कौन से रास्ते थे उनके बारे में हमें इसके बारे में क्या करना है, पढ़ना है। इसके भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आया हूँ, इसी के बारे में हम जानने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए आंसर की तरफ चलते हैं, लेकिन आपको इसे थोड़ा बारीकी से ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है, ध्यान से देखना। तो मेजी पुनर्स्थापना एक ऐतिहासिक घटना थी जो 1868 में जापान में हुई थी। इस घटना में जापान के सम्राट मेजी ने देश की सत्ता को अपने हाथ में ले लिया और तोकुगावा शोगुनेट को समाप्त कर दिया। मतलब कि जो मेजी थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने वहां पर जो पहले शोगुन वंश था उसको खत्म किया और सारे के सारी पावर्स अपने हाथ में दोबारा से ले ली, ताकि जापान की पुनर्स्थापना की जा सके, ठीक है। इस घटना के परिणाम स्वरूप जापान के एक नए युग की शुरुआत हुई, उसी के बारे में हमें जानना है, ठीक है। मेजी पुनर्स्थापना के कुछ परिणाम निकले, उन परिणामों के बारे में क्या करते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिए। नंबर 1 है तोकुगावा शोगुनेट का अंत, ठीक है। तोकुगावा वंश की पूरी तरीके से क्या हुई, समाप्ति हुई। नंबर 2 सम्राट मेजी का शासन, मतलब सम्राट मेजी का शासन बहुत ज्यादा मात्रा में फैलने लगा। नंबर 3 जापान का आधुनिकीकरण, मतलब जापान आधुनिक होने लगा, ठीक है। नंबर 4 पश्चिमी देशों के साथ संबंधों की स्थापना, इन्होंने पश्चिम के देशों के साथ बहुत ज्यादा क्या किए, अच्छे संबंध बनाए। नंबर 5 है जापान का एक आधुनिक राष्ट्र के रूप में विकास, मतलब जापान ने अपने आप को एक आधुनिक राष्ट्र बनाया, उसके बारे में भी हम इसमें पढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है जापान में मेजी शासन के अधीन अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण किस प्रकार हुआ। जापान में मेजी शासन 1868 में 1912 के अधीन अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण निम्नलिखित तरीकों से हुआ था। मतलब मेजी सरकार जो आई वो किन कारणों से आई थी उसके बारे में हमें पढ़ना है। तो सबसे पहला पॉइंट है आपका औद्योगिकरण। औद्योगिकरण में अगर देखा जाए तो इन्होंने हर चीज को तकनीक के माध्यम से करने की क्या की थी, कोशिश की थी, ठीक है। नंबर 2 की तरफ चलते हैं। रेलवे नेटवर्क का विस्तार, इन्होंने अपने रेलवे नेटवर्क को इतना ज्यादा बढ़ाया कि धीरे धीरे करके जापान की रेल लाइन पूरे विश्व में प्रसिद्ध हुई। जो हमारी बुलेट ट्रेन है वो जापान की ही देन है, ठीक है। आगे बात करते हैं शिक्षा प्रणाली का विस्तार। जापान ने इतनी तेजी से शिक्षा का प्रसार किया कि सन 1911 तक जापान का कोई भी ऐसा नागरिक नहीं था जो स्कूल न जाता हो। तो उन्होंने बहुत समय पहले से ही लोगों को, बच्चों को स्कूल भेजना अनिवार्य कर दिया था, ठीक है। नंबर 4 विदेशी प्रौद्योगिकी का आयात, मतलब कि विदेशों से जो भी तकनीक थी उन सबको अपने देश में लाया गया, अपने देश में बनाया गया और उसी प्रौद्योगिकी को बढ़ाने की क्या की गई, कोशिश की गई। नंबर 5 है बैंकिंग प्रणाली का विस्तार। जापान में ही क्या हुआ, बैंकिंग प्रणाली लाई गई, लोगों को लोन प्रोवाइड किया गया, उसी लोन के तहत उन्होंने बिजनेस को आगे बढ़ाया और सभी चीजों को अच्छा किया, ठीक है। अगला पॉइंट है व्यापार नीतियों में सुधार। उन्होंने ऐसे कई सारे तरीके निकाले जिससे व्यापार की नीति में सुधार किया गया, जनता को इससे बहुत ज्यादा क्या हुआ था, फायदा हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अफीम युद्धों के बारे में आप क्या समझते हैं, ठीक है। अफीम युद्ध जो अफीम को लेकर हुए, तो सबसे पहली चीज अफीम युद्ध जो थे यूरोपीय शक्तियों के बीच हुए थे, ठीक है। इसकी विशेषता क्या है। पहला अफीम युद्ध 1839 से 1842 तक चला था, ठीक है। और इसमें क्या हुआ, चीन में अफीम के व्यापार को नियंत्रित करने के लिए ब्रिटेन और चीन के बीच हुआ था। ब्रिटेन चीन में अफीम का आयात करना चाहता था, लेकिन चीनी सरकार ने इसका विरोध किया। इस युद्ध में ब्रिटेन ने चीन को हराया और चीन को अफीम आयात करने की अनुमति के लिए मजबूर किया गया। मतलब चीन को ज्यादा से ज्यादा उन्होंने क्या किया, अफीम को मंगवाने के लिए मजबूर कर दिया, ठीक है। दूसरा अफीम युद्ध, ठीक है। इस युद्ध में ब्रिटेन और फ्रांस ने मिलकर चीन के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। इस युद्ध में चीन को फिर से हराया गया और चीन को अफीम के व्यापार को खोलने के लिए मजबूर किया गया, ठीक है। अफीम युद्ध के परिणाम स्वरूप चीन में अफीम का व्यापार क्या हो गया, खुल गया। मतलब कोई भी व्यक्ति आके यहाँ पर अब क्या कर सकता है, व्यापार। नंबर 2 चीन को अपनी अर्थव्यवस्था और संस्कृति को पश्चिमी प्रभावों के लिए खोलना ही पड़ा, नहीं तो ये सारे देश उसके ऊपर आक्रमण कर देते, अफीम के व्यापार को बढ़ाना ही पड़ा। नंबर 3 है
चीन की संप्रभुता कमजोर हो गई, मतलब वो स्वयं अपने देश पर कह सकते हैं पूर्ण रूप से कब्जा नहीं कर पा रहे थे। चौथा है ब्रिटेन और यूरोपीय शक्तियों ने चीन में अपने प्रभाव को बढ़ाया, मतलब कि उन्होंने चीन में अपने प्रभाव को बढ़ाने लगे। ब्रिटेन और यूरोप के ज्यादातर देश आ रहे हैं, चीन में अपना दबदबा कायम करते हैं। ठीक है, अफीम युद्धों को चीन के इतिहास में महत्वपूर्ण और दर्दनाक समझा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। चीन में बॉक्सर विद्रोह कब और क्यों हुआ था? चीन में बॉक्सर विद्रोह 1899 से 1901 तक के दौरान हुआ था। यह विद्रोह चीनी सरकार और विदेशी शक्तियों के खिलाफ हुआ था, जिसे बॉक्सर विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, बॉक्सर विद्रोह के कारण क्या थे? विदेशी शक्ति के प्रभाव के खिलाफ चीनी राष्ट्रवाद की भावना, जो अभी मैंने आपको क्वेश्चन पढ़ा है उसी से रिलेटेड है। दूसरे देश हमारे पर आकर कब्जा ना करें, इसलिए इन्होंने ये किया। नंबर 2, चीनी सरकार की कमजोरी और भ्रष्टाचार, मतलब चीनी सरकार जो थी वो कमजोर थी और भ्रष्टाचार बढ़ रहा था। ठीक है, नंबर 3, आर्थिक और सामाजिक समस्याएं, मतलब उनको बहुत ही ज्यादा आर्थिक और सामाजिक समस्याओं का क्या करना पड़ रहा था, सामना। ठीक है, बॉक्सर विद्रोह के कुछ परिणाम निकले। विदेशी शक्तियों ने चीन पर हमला किया और बॉक्सर विद्रोह को दबा दिया, मतलब दूसरे देश आए, उन्होंने इस पर हमला किया चीन पर, और जो इनका विद्रोह था उसे दबा दिया। नंबर 2, चीनी सरकार को विदेशी शक्तियों के साथ समझौते करने पड़े। जो चीन की सरकार थी उसे दूसरे देशों के साथ समझौते करने पड़े। नंबर 3, चीन की संप्रभुता और आत्मनिर्णय की क्षमता कम हुई। जो चीन की क्षमता थी वो क्या हो गई, कम हो गई, और वो खुद डिसीजन भी नहीं ले सकते थे। नंबर 4, बॉक्सर विद्रोह के नेताओं को मार दिया गया और निर्वासित कर दिया गया, मतलब उन्हें पूरी तरीके से हरा दिया गया और भगा दिया गया। बात करते हैं नेक्स्ट, सन्यात सेन के मुख्य 3 सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कृपया करके इसे ध्यान से सुनिए। ठीक है, सबसे पहली चीज, सन्यात सेन के 3 सिद्धांत हैं जिसे सन मिन चुई के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सन्यात सेन एक क्रांतिकारी व्यक्ति थे जिन्होंने 3 चीजों पर सबसे ज्यादा बल दिया। सबसे पहला था राष्ट्रवाद। उन्होंने ये बताया कि देश के लिए राष्ट्रवाद सबसे ज्यादा जरूरी है और लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना लानी चाहिए। नंबर 2, लोकतंत्र। यदि लोगों के अंदर लोकतंत्र की भावना लाई जाएगी तो वो धीरे धीरे करके अपनी हर चीज को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और लोगों में लोकतंत्र की भावना होगी, अपनी मर्जी से अपना नेता भी चुन पाएंगे। ठीक है, तीसरा पॉइंट है लोगों का जीवन। जो भी फैसला लिया जाएगा वो किसके लिए लिया जाएगा, जनता के लिए लिया जाएगा, और जनता बहुत ही ज्यादा क्या होगी, वही ज्यादा सर्वोपरि होगी, सबसे महत्वपूर्ण होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1911 में चीनी क्रांति के 2 कारण बताइए। चीन में क्रांति क्यों हुई? देखो, चीन में इतनी सारी चीजें हो रही है तो क्रांति होना तो वैलिड है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज, चीन में क्रांति के 2 प्रमुख कारण थे, मांचू वंश की कमजोरी और भ्रष्टाचार। जो मांचू वंश था वो कमजोर था, भ्रष्टाचार फैला रहा था, और कोई भी विदेशी व्यक्ति आ रहा है, कोई भी इनके पर आक्रमण करता है, इनको हरा देता है, तो इसलिए उन्हें सुधार करना जरूरी था। नंबर 2, राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी विचारों का प्रसार। उन्होंने सबसे ज्यादा मात्रा में राष्ट्रवादी विचार को फैलाया ताकि कोई भी दूसरे देश का व्यक्ति हमारे ऊपर आकर कब्जा ना करे और हम अपने ऊपर स्वयं का नियंत्रण रख सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चीन में साम्यवादी दल का उदय कब और कैसे हुआ? ठीक है, चीन में साम्यवादी दल का उदय 1949 में हुआ था। ठीक है, और इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो कम्युनिस्ट पार्टी भी यहाँ पर बहुत ज्यादा अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही थी। ठीक है, और चीन में क्या हुए थे, 1927 से लेकर 1949 तक गृह युद्ध चले थे, सिविल वॉर चले थे, जिसमें सीसीपी और चीनी गणराज्य की सरकार, जिसे कुओमिंतान के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, इनके बीच में आपस में क्या चल रहे थे, संघर्ष चल रहे थे। इस कारण क्या हुआ, इस कारण 1949 में इन्हें एक नए जनवाद की स्थापना करनी पड़ी, जिसके कारण चीनी साम्यवादी दल ने सबसे ज्यादा यहाँ पर क्या निभाई थी, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, आगे देखो, सीसीपी ने चीन में साम्यवादी दल की स्थापना के लिए कई कदम उठाए, जिसमें शामिल है भूमि सुधार। उन्होंने बोला अगर हमें यहाँ पे कुछ करना है तो सबसे पहले भूमि सुधार करना है, भूमि सुधार होगा तो लोग अधिक मात्रा में कृषि कर पाएंगे। नंबर 2, राष्ट्रीयकरण। अपने देश को राष्ट्रीयकरण करना पड़ेगा, तभी देश को हम आगे ज्यादा से ज्यादा मात्रा में बढ़ा सकेंगे। नंबर 3, सामाजिक सुधार। समाज के सारे फैसलों में सुधार किया जाएगा और चीजों को अच्छा किया जाएगा। इस तरह चीन में साम्यवादी दल की स्थापना हुई और माओ से तुंग के नेतृत्व में चीनी जनवादी की स्थापना हुई। मतलब कि उन्होंने एक नई चीज को चीन में लागू किया और साम्यवादी दल ने सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जापान की भौगोलिक विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। जापान की भौगोलिक विशेषताएं कुछ इस प्रकार हैं। सबसे पहली चीज, द्वीप समूह। जापान एक
द्वीप समूह है जिसमें कुल मिलाकर 250 द्वीप हैं, जिसमें से 4 महत्वपूर्ण हैं, होन्शु, क्यूशु, शिकोकू, होकाइडो। ठीक है। नंबर 2, पर्वतीय क्षेत्र। यहाँ पर अधिकांश भाग पर्वतीय वाला इलाका है जहां पर बहुत ही ज्यादा मात्रा में पर्वत है। नंबर 3, तटीय क्षेत्र। इसके ज्यादातर जो क्षेत्र है वो तटीय इलाके में बसे हुए हैं। ठीक है। नंबर 4, ज्वालामुखी। ज्वालामुखी में यहाँ पर कई बार क्या होता है, ज्वालामुखी भी विस्फोट होता है। नंबर 5, भूकंप प्रवण क्षेत्र। ये एक ऐसा इलाका है जहां पर सबसे ज्यादा, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा क्या है, भूकंप आते हैं। ठीक है। नंबर 6, समुद्री तट। ये पूरे समुद्र के आसपास के इलाके में बसा हुआ है। जलवायु। यहाँ की जलवायु बहुत ही ज्यादा विविध है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, ग्रीष्म काल भी होता है और शीतकाल भी, मतलब गर्मी भी होती है और सर्दी भी होती है, लेकिन दोनों का अनुभव आप एक साथ भी कर सकते हैं। इन भौगोलिक विशेषताओं के कारण जापान एक विशिष्ट शैली का क्षेत्र माना जाता है। ठीक। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका ने खुले द्वार की नीति क्यों अपनाई? खुले द्वार की नीति का मतलब होता है ओपन ट्रेड पॉलिसी। आप भी आओ, आकर क्या करो, व्यापार करो, और हमें भी अपने क्षेत्र में आकर व्यापार करने का क्या दो, मौका दो। इसी के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है। तो सबसे पहली चीज, ये हमेशा लिबरलाइजेशन में होता है, उदारीकरण में। यानी एक देश दूसरे देश में जाकर व्यापार करता है और दूसरा देश किसी तीसरे में या फिर पहले में भी जाकर वो व्यापार कर सकता है, और दोनों आपस में मिलकर एक दूसरे के साथ व्यापार करते हैं। चीन में भयंकर अकाल क्यों पड़ा था? ठीक है। चीन में भयंकर अकाल पड़ने के कुछ कारण थे। सबसे पहली चीज, चीन में भयंकर अकाल 1959 से 1961 तक हुआ था, जिसमें क्या हुआ, इसके कई सारे कारण माने गए, उसके बारे में हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ध्यान से सुनना। महान छलांग आगे, इसका मतलब क्या है, चीन ने बहुत ही ज्यादा तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश की, जिस कारण क्या हुआ, कृषि बर्बाद हो गई और अकाल की चपेट में ये लोग आ गए। नंबर 2, कृषि उत्पादन में कमी। कृषि के उत्पादन में कमी हुई, जब लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं होगा तो अकाल तो पड़ेगा ही, और इस कारण इन्हें बाहर के देशों से आयात भी करना पड़ा। नेक्स्ट पॉइंट है प्राकृतिक आपदाएं। 1959 और 1960 के बीच में भयंकर बाढ़ और सूखा हुआ, जिसके कारण भी यहाँ पर क्या हुए, अकाल पड़े थे। ठीक है। नंबर 4, आर्थिक नीतियों की विफलता। इन्होंने जो आर्थिक नीतियां अपनाई थी वो विफल हुई, जिस कारण इन्हें अकाल का सामना करना पड़ा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात जापान एक आधुनिक देश के रूप में किस प्रकार उभरा? उत्तर, 1945 में अमेरिका ने जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर क्या किया, 2 परमाणु बम गिरे। एक का नाम था लिटिल बॉय, एक का नाम था फैट मैन। ये दोनों जब बॉम्ब गिरे तो उसके कारण दोनों के दोनों जो शहर थे वो पूरी तरीके से नष्ट हो गए। वहां पर आज भी इसके असर दिखते हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिव्यांग पैदा होते हैं, यानी किसी की आंख नहीं होती, किसी का मुंह नहीं होता, किसी के हाथ नहीं होते, किसी के कान नहीं होते, किसी की आंखें नहीं होती। तो ये सारा असर आज भी वहां पर देखा जाता है। लेकिन इस सबके बावजूद जापान ने बहुत ही ज्यादा तेजी से अपना विस्तार किया, जिसको हम इस प्रकार समझ सकते हैं। पहला, अमेरिकी सहायता। अमेरिका ने ही जापान के ऊपर हमला किया था, लेकिन उसने ही मदद की और जापान ने उस मदद की सहायता से ही अपने क्षेत्र को वापस से निर्मित किया। नंबर 2, नई आर्थिक नीति। उन्होंने सबसे ज्यादा मात्रा में निर्यात को बढ़ावा देने की कोशिश की, ताकि उनके देश में ज्यादा से ज्यादा पैसा आ सके। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षा और प्रशिक्षण। ठीक है। जापान में शिक्षा और प्रशिक्षण पर जोर दिया गया, जिससे कुशल और कार्य किया गया, मतलब कि शिक्षा पर ज्यादा बल दिया गया ताकि हर व्यक्ति क्या कर सके, पढ़ सके, आगे बढ़ सके। प्रौद्योगिकी में निवेश, इन्होंने सबसे ज्यादा मात्रा में प्रौद्योगिकी को बढ़ाने की क्या की थी, कोशिश की थी, जिससे बहुत ज्यादा इन्हें क्या हुआ, फायदा हुआ। नेक्स्ट है उद्योगों का विकास। इन्होंने बहुत ज्यादा मात्रा में फैक्ट्रियां बनाई और उसका बहुत ज्यादा मात्रा में क्या किया, विकास किया, जिससे जापान की अर्थव्यवस्था बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ी। व्यापार समझौते, अनेक देशों के साथ इन्होंने व्यापारिक समझौते बनाए और इन्हीं समझौतों से हम सारी चीजें समझ सकते हैं। ठीक है। इन कारणों से हम कह सकते हैं कि जापान एक आर्थिक रूप में एक आर्थिक शक्ति बनकर उभरा, और जो 2 शहर थे हिरोशिमा और नागासाकी, उन्होंने अपना विकास कर लिया। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कोरिया ने 1997 में विदेशी मुद्रा का किस प्रकार सामना किया? उत्तर की तरफ चलते हैं। सन 1997 में कोरिया में इस संकट का सामना किया गया, और वो उसके कुछ ऐसे तर्क हैं जिसको हम इस प्रकार समझ सकते हैं। नंबर 1 है विदेशी मुद्रा की कमी। ठीक है।
कोरिया के अंतर्गत विदेशी मुद्रा की कमी हुई, जिस कारण उन्हें बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। दूसरा पॉइंट है मुद्रा बोर्ड की स्थापना। कोरिया सरकार ने मुद्रा बोर्ड की स्थापना की, जिससे विदेशी मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप किया और मुद्रा के मूल्य को स्थिर करने की कोशिश की गई। जो भी इनकी मुद्रा थी उसको उन्होंने स्थिर करने की कोशिश की, स्टेबलाइज करने की कोशिश की और धीरे धीरे करके उसी के माध्यम से उन्होंने संकट का सामना किया और उसको ज्यादा मात्रा में बढ़ाएंगे तो पैसा आने लगेगा इनके पास। अगला है नीतियों में बदलाव। ठीक है, कोरिया सरकार ने अपनी आर्थिक नीतियों में बदलाव किया, जिसमें विदेशी निवेश को बढ़ावा और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए। उन्होंने ऐसी नीतियां बनाई ताकि व्यापार को और कह सकते हैं विदेशी निवेश को बढ़ाया जा सके। IMF से सहायता, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जिसे अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के नाम से जाना जाता है, उन्होंने भी कोरिया के इस संकट को उभारने में क्या की थी, मदद की थी। ठीक है। आर्थिक सुधार, कोरिया ने आर्थिक सुधारों को लागू किया, जिसमें वित्तीय क्षेत्र को मजबूत बनाने, कंपनी को पुनर्गठित करने और श्रम बाजार को लचीला बनाने के कदम उठाए गए। मतलब इन्हें बहुत ही ज्यादा अच्छे से चीजों को स्टेबलाइज करने की कोशिश की गई और उन्हें ज्यादा चीजों को अच्छा करने की क्या की जा रही थी, कोशिश। लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या साउथ कोरिया ने आर्थिक वृद्धि के उसके लोकतंत्रीकरण में योगदान दिया? ठीक है, लोकतंत्र आने से क्या उसको क्या फायदा हुआ उसके बारे में पढ़ते हैं। उत्तर की तरफ चलते हैं। हाँ, साउथ कोरिया की आर्थिक वृद्धि ने उसके लोकतंत्रीकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आर्थिक वृद्धि ने निम्नलिखित तरीकों से लोकतंत्र को बढ़ावा दिया। मतलब कि उन्होंने कई सारे ऐसे तरीके इस्तेमाल किए जिसके माध्यम से हम ये कह सकते हैं कि लोकतंत्र को बढ़ावा मिला। नंबर 1 है मध्यम वर्ग का विकास। उन्होंने मध्यम वर्ग को ज्यादा सपोर्ट करने की कोशिश की, उनको आगे बढ़ाने की कोशिश की। नंबर 2, शिक्षा और जागरूकता। उन्होंने समाज के अंदर हर व्यक्ति को जागरूक करने की कोशिश की और ज्यादा शिक्षा का प्रचार प्रसार करने की कोशिश की। ठीक है। नागरिक समाज का विकास, इन्होंने नागरिकों को आगे ज्यादा मात्रा में बढ़ाने की कोशिश की ताकि उन नागरिकों का कल्याण होगा तो धीरे धीरे करके कोरिया का संकट भी क्या होगा, खत्म होगा और लोगों के अंदर जागरूकता फैलेगी। नंबर 4, राजनीतिक जागरूकता। हर व्यक्ति को राजनीति के बारे में बताया गया ताकि वो राजनीतिक रूप से जागरूक होंगे तो ज्यादातर चीजों को अच्छा कर पाएंगे। लास्ट पॉइंट है स्वतंत्रता और मानवाधिकार। लोगों को अधिक से अधिक मात्रा में स्वतंत्र करने की कोशिश की गई और उनके मानवों के अधिकारों का सम्मान किया गया। ठीक है, तो इसी के तहत उन्होंने अपनी चीजों को आगे बढ़ाने की क्या की, कोशिश की। मैंने आपको कंप्लीट सिलेबस करवाया है। ठीक है, कुछ दिनों के अंदर ही और कुछ घंटों में ही। अगर आप ये सारी की सारी वीडियोस कम से कम 2-3 बार देख लोगे, आपके आराम से अच्छे खासे नंबर आ सकते हैं। ठीक है, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप देख सकते हो मैं हर वीडियो में बता रहा हूँ कि कितना ज्यादा अच्छा रिजल्ट आया है। बच्चे बहुत अच्छा स्कोर करते हैं। आप देखो, मेहनत करो और इसके साथ साथ आप स्टडी से जुड़े रहो। थैंक यू।